सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे जी सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनका एग्ज़ाम कल यानी 7/12/2021 को है, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चर्चा करूंगा। आप उसको पढ़ लें। सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा, है ना, कि जो स्रोत है पुरातात्विक है, साहित्यिक, उसको आप कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको जो है सो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए साहित्यिक स्रोत में पढ़ें, वेद पढ़ें, है ना, पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, है ना, तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। महाकाव्य पढ़ें तो निश्चित रूप से आप जो है सो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे देगा कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। स्टेटमेंट सही है तो सत्य लिखना है। आपको दे देगा कि रामायण के लेखक जो है सो वाल्मीकि थे। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक आपको ऐसा कर देगा कि रामायण के लेखक जो हैं सो आपके तुलसीदास थे, तो ये गलत है। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। तो इस तरह से आप जो है सो इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यानी जितना भी स्रोत है, जैसे कलहन की राजतरंगिणी, आपको पूछ देगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास, है ना। मेगास्थनीज के क्या है, तो इंडिका के लेखक कौन है ना, मेगास्थनीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं न कहीं ये जो वाला जो टॉपिक है, जिसको बोलते हैं इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत जिसको बोलते हैं, उसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट, है ना। मेगास्थनीज का जो इंडिका है उससे मौर्य काल की नगरीय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप एक शॉर्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। जहाँ तक बात है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपको पूछ देगा कि हड़प्पा की खोज राखोल दास बनर्जी ने की। स्टेटमेंट गलत है ना। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे, मोहनजोदड़ो की राखोल दास बनर्जी ने किए। तो इस तरह से आप जो है सो ऑब्जेक्टिव इसका कर सकते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि हड़प्पा जो है सिंधु नदी किनारे, यह स्टेटमेंट गलत है ना। हड़प्पा जो है सो रावी नदी किनारे है, और आपका ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे है। तो इस तरह से आपको अच्छे से इस टॉपिक को कर लेना। आगे चल करके आपको वैदिक सभ्यता पढ़ना है, आपको मालूम होना चाहिए। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, है ना। तो इसको देखिएगा कि ऋग वैदिक काल जो है उसका इकोनॉमी जो है वो पशुपालन पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है सो जो उत्तर वैदिक है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, लोहे का खोज हो जाने के कारण से एग्रीकल्चर का भी प्रचलन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप यदि वैदिक सभ्यता को भी ठीक से पढ़ लेते हैं, जैसे आपको बोल देगा किसमें संगीत का वर्णन है, किस वेद में संगीत का वर्णन, साम वेद। किस वेद में भूत प्रेत का वर्णन है, तो ये आपका अथर्ववेद, है ना। किस में वैदिक मंत्रों का जो है सो वो लिखा गया है, ठीक है, तो ये आपको जो है सो ऋग्वेद। ठीक है। कौन जो है सो गद और पद दोनों में है, यजुर्वेद। ठीक है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 16 महाजनपद। बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद से आपको उसकी राजधानी जो है उसको आपको देख लेना है। 16 महाजनपद, जैसे मान लीजिए आपका मगध है, मगध की राजधानी ग्रीवर्ज राजगिरी है थे। उसी प्रकार से और भी महाजनपद जो हैं उसको एक नज़र में आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण क्या क्या थे। ठीक है। तो मैंने इसका वीडियो पहले बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा क्या क्या कारण थे। युग वहां पर शासक थे, बिंबिसार जैसे, अजातशत्रु जैसे, उदयन जैसे शासक हुए हैं। उसके बाद जैसे देखिएगा शिशुनाग वंश में भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। साथ ही साथ नंद वंश में महापद्मनंद, धनानंद जैसे शासक हुए हैं। तो इस तरह के शासक जो है मगध महाजनपद के शासक रहे हैं।
और साथ ही साथ इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी मगध बहुत समृद्ध था, गंगा किनारे आसपास होने की वजह से। ठीक है, यातायात की सुविधा होती थी क्योंकि वो जो है सो नौवहन परिवहन की सुविधा थी, है ना, जलोढ़ मृदा थी, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते लोहे का खोज हो जाने से कृषि में काफी डेवलपमेंट हुआ, अनाजों का अधिशेष उत्पादन होने लगा। ये सब रीजन आप करके इसको अच्छे कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको बोल सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने, उदयन ने किए। ठीक है, तो इस तरह से आपको बोल देगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। तो इस ढंग से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, किनके शासनकाल में जो है सो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो अजातशत्रु के समय में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बस ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही है कि आप इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं, अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे आप देखिएगा, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर आपका और गौतम बुद्ध, है ना, तो महात्मा बुद्ध, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। पिता का नाम मान ली सुदोधन थे, माता का नाम महामाया था। उसने पहला जो है सो अपना उद्देश्य कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, है ना। तो इस ढंग से आप जो है सो महावीर स्वामी के विषय में कि महावीर स्वामी केवल तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, आपको जानना पड़ेगा कि पार्श्वनाथ थे। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है आपका मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले तो इसका स्रोत पढ़ लेना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, है ना, अशोक का जो अभिलेख है, ये इम्पोर्टेंट स्रोत है। लेकिन यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हो सकता है कि आपको वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी आपको मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में आपको लिखने आएंगे। तो आपको सब लिखना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसा था, किस प्रकार के राजस्व का व्यवस्था होता था, कितना टैक्स लिया जाता था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 26 अध्यक्षों का भी वर्णन है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उसको नाम याद रखना कि पोतवा अध्यक्ष क्या था, अकरा अध्यक्ष क्या था। ठीक है, तो इस अमात्य क्या, प्रधानमंत्री का पोस्ट जो आप सुनते हैं प्रधानमंत्री का, ये जो है सो मौर्य काल की देन है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, है ना, उनका प्रधानमंत्री कौन था, उनका प्रधानमंत्री जो है सो कौटिल्य थे। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य नाम है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। तो आप जो है सो मौर्य काल को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मौर्य वंश की स्थापना जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, सेलुकस को उन्होंने पराजित किया था, और जो है सो मेगास्थनीज जो है सो उनके दरबार में आए थे राजदूत बन करके। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुए, अशोक हुए हैं, है ना। तो अशोक आप जानते हैं बहुत फेमस है, अशोक अपने धर्म चलाए थे, कलिंग युद्ध के बाद अपना वो हृदय परिवर्तन कर दिए थे। तो इस तरह से मौर्य का प्रशासन आपको एकदम कर लेना। मौर्य काल के, मौर्य, है ना, मौर्य वंश के आपका जो है सो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, इसको दोनों को आपको कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो आपको गुप्ता काल देना है। गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्त, इसको देख लेना है। और जो इम्पोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो कहीं न कहीं आपको गुप्त काल एक स्वर्ण युग था। क्यों था, क्योंकि कला, संस्कृति, जन कल्याण, है ना, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। विद्वानों का एक गुट समूह था वहाँ पर, नवरत्न थे। अब जानते ही हैं विक्रमादित्य जो आप सुनते हैं सब गुप्त काल का ही देन है। कालिदास जो सुनते हैं वो गुप्त काल का ही है। ठीक है, तो इस तरह से आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा संपन्न था, है ना। सोने के सिक्के काफी ज्यादा मात्रा में जारी किए गए थे गुप्त काल में। तो इस तरह से साहित्य कला, चित्रकला, है ना, सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा विकास हुआ, है ना। तो इस तरह करके गुप्त काल को भी आप बढ़िया से कर लीजिएगा। गुप्त काल आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में और बन सकता है कि जैसे कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कंडीफेसस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कंडीफेसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने वाला हिंद यवन जो लोग थे वो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है सो गुप्त काल में चलाए गए थे। सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जो है वो आपके कुषाण काल में चलाए गए थे। कुषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए कनिष्क। तो कनिष्क का उपलब्धि भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। कनिष्क के समय ही
आपका जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर कश्मीर में 4वें बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत संक्षिप्त रूप से मैं वीडियो का बनाने का प्रयास किया, इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा और अपने टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।